बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार पहुंचना यूं तो प्रमुख रूप से एक धार्मिक आयोजन और पदयात्रा के दायरे में था, लेकिन उनकी कथा खत्म होते होते ये एक राजनीतिक अखाड़े में जरूर तब्दील हो गया। बाबा का हिंदू राष्ट्र की मांग करना कोई नई बात नहीं। इससे पहले वो जिन राज्यों में अपनी यात्रा और दरबार लगा चुके हैं, वहां भी ये सब हुआ। और खुद को किसी पार्टी का प्रचारक नहीं बल्कि धर्म का विचारक बताते हुए बाबा धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। उनके एक बयान पर पॉलिटिकल पार्टीज जब तक अपनी राय और खेल बिठाती हैं, तब तक मार्केट में नया बयान आ जाता है। बागेश्वर बाबा ने जो बड़ी बातें बिहार में बोली हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि गजवाए हिंद को लेकर हमारा जवाब है भगवाए हिंद। बाबा कह रहे हैं कि हमें आने से कौन रोकेगा, राम का देश है, राम कथा यहां नहीं होगी तो कहां होगी। बाबा अपने विरले अंदाज में बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं को जोड़ने आए हैं, एक करने आए हैं और हर जगह जाकर हिंदुओं को जगाएंगे। हमें रोकने वालों तुम्हारे घर के आगे तंबू गाड़ कर बैठ जाएंगे, तुम्हारी ठटरी बनाएंगे। ये स्टाइल है उनके बोलने का। तो हिंदुओं को एकजुट करने हम पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए, अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू आप हमें और रोकोगे हम और बताएंगे, आप हमें और रोकोगे हम यही मठ बनाएंगे। अब लेकिन पप्पू यादव अपसेट हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी अगर सरकार होती या हम सरकार में होते तो बाबा को जेल भेज देते। तो ये चुनाव आते हैं तो चुनावी राजनीति करते हैं, इसीलिए ऐसे फ्रॉड नटवर लाल बाबा और पर बैंड लगने की जरूरत है। वो चुनौती देता रहता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ोगे तो छेड़ेंगे नहीं। अरे पगला, तेरे जैसे बाबा बहुत आए और बहुत चल गए बूट लादने। हम सरकार में होते तो इन लोगों को प्रतिबंध लगा करके जेल में बंद किए होते। तो इसीलिए यह चुनावी मौसम वैज्ञानिक है लोग। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई कहीं आए जाए हमें मतलब नहीं, लेकिन देश संविधान से चलेगा। आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि कोई भी मांग हिंदू राष्ट्र की उठे किसी बाबा की तरफ से तो सोच लीजिए कि मोदी बाबा के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। बीजेपी के विधायक भूषण ठाकुर कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और मांग बिहार से उठेगी, यहीं से क्रांति होगी। तो देखिए, अब सवाल कई है कि बागेश्वर बाबा का दौरा क्या चुनावी साल में बीजेपी के लिए बिहार में पिच सेट कर चुका है? जेडीयू हिंदू राष्ट्र की मांग पर बीजेपी के साथ कैसे साथ निभाएगी? और विपक्ष जिस अंदाज में बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहा है, वो उनके लॉयल वोट बैंक को तो पसंद आ सकता है, लेकिन क्या राजनीति अब जो धार्मिक रंग ओढ़ चुकी है उसमें बहुसंख्यकों को नाराज कर सत्ता की चाबी पाना संभव है? तो देखिए, बिहार में चुनावी साल है और चुनावी साल में अब जो यात्राएं होंगी, जो कार्यक्रम होंगे, उनका स्वाभाविक है चर्चा में आना, उस पर डिबेट्स होना, डिस्कशंस होना। लेकिन बागेश्वर बाबा को लेकर जिस तरह से वहां पर राजनीतिक उबाल दिखाई दे रहा है, उस पर डिटेल में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। बीजेपी से राजीव पांडे जी आ गए हैं हमारे साथ बात करने के लिए। यूथ आरजेडी से राकेश नायक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वहां पर। कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी आ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। संजीव मिश्रा जी भी बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वन इंडिया से हमारे साथ हमारे सहयोगी एडिटर केशव कर्णा जी भी इस बातचीत में है। स्वागत है आप सभी का। कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत में यहाँ पर सबसे पहले आपसे करना चाहूंगी राकेश नायक जी। मेरे ख्याल से आप तो अभी बिहार में ही होंगे, वहीं से जुड़ रहे होंगे हमारे साथ। बाकी गेस्ट शायद हो सकता है अलग लोकेशन से हो, लेकिन देखिए, बागेश्वर बाबा का वहां पर होना, कार्यक्रम करना, कथा हो रही है तो किसी को भी आपत्ति क्यों होनी चाहिए? और हमने एक चीज ये भी देखी कि जो जो उनके बयान थे, मतलब अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं, मैं हिंदुत्व का विचारक हूँ या हिंदुओं के लिए हिंदुओं का विचारक हूँ, धर्म का विचारक हूँ, तो ऐसी कौन सी बात है एग्जैक्टली जिस पर बाकी राजनीतिक दलों को आपत्ति हो रही है, या यहाँ तक बात आ रही है कि इनको तो जेल भेज देना चाहिए? आप बेशक अच्छी बात आप बोल रही हैं, और आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपत्ति क्या है। आपके ओर से भी ये सवाल किया जा रहा है कि ऑब्जेक्शन क्या है।
ऑब्जेक्शन बाबा है, निश्चित वो सनातन का प्रचार करे, धर्म का प्रचार करे, सभी बाबाओं का, सभी धार्मिक जो बाबा हैं या जो अलग अलग धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं अपना धर्म का प्रचार करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश की नीति का निर्माण बाबा नहीं कर सकते हैं। आपको कोई ये राइट नहीं बनता है कि बाबा साहब के अम्बेडकर से ये देश चल रहा है, उसके संविधान से ये देश चल रहा है, उसके संविधानिक राइट से आप छेड़छाड़ करें। तो आपत्ति हम लोग को इस बात से है कि बाबाओं का जो काम है वो मंदिर मठ में बैठ के वहां से जो अपना धर्म का प्रचार का संचालन करे, देश की नीति का निर्माण बाबा नहीं कर सकते, इस बात की आपत्ति है हम लोगों को। नहीं राकेश जी, लेकिन देखिए, ना तो बागेश्वर बाबा ऐसे पहले बाबा है जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया, ऐसे कई लोग और कई बार ये सब बातें करते रहते हैं, लेकिन आप इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं उनकी बात को? मेरा सवाल ये है। फिर बाबा साहब के संविधान का क्या? मेरा सवाल ये है, बागेश्वर बाबा संसद के भीतर नहीं बैठ रहे ना, कानून वो थोड़ा ना बनाएंगे, संविधान पे संशोधन वो थोड़ा ना करेंगे, तो उनकी बात को इतनी गंभीरता से लेने की क्या जरूरत है? तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और ये डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए। अगर वो जिम्मेदार व्यक्ति, बिहार के नेताओं ने संजीदगी से गंभीरता से ले लिया है, कह रहे हैं कि जेल भेजो, इतना डर गए हैं बिहार के बाकी नेता, तो विपक्ष के नेता, तो इसलिए हमें तो इसलिए डिस्कशन करना पड़ रहा है, वरना हम तो ना लेते शायद इस बात को। हम ऐसे मुद्दों से क्यों डरे? लेकिन देश की धार्मिक आस्थाओं को आगे करके आप यहाँ पर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का काम करेंगे। देश जिस सिद्धांतों पे चल रहा, जो बाबा साहब सिद्धांतों पे चल रहा, उसको बिगाड़ने का। कहाँ बिगड़ा धार्मिक सद्भाव? कहाँ बिगड़ा धार्मिक सद्भाव? एक घटना बताइए कहाँ पर धार्मिक सद्भाव? अब आप ये देख लीजिए, होली के ऊपर जो बयानें चल रही हैं आज सुबह से ही अलग अलग न्यूज चैनलों पे, वो क्यों चल रहा है? ये क्या बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में सभी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है, ये हमारे राष्ट्रीय गीत का हिस्सा है। आप इसको क्यों एक और आप कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, एक जात और एक समाज और एक धर्म का देश बनाना चाह रहे हैं? क्या यही आधार था हिंदुस्तान का? क्या आजादी इसी नींव पे हमें मिली थी? राजीव जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। राजीव जी देखिए, हमने तो इसीलिए पूछा कि इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं बागेश्वर बाबा को, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो ना तो ये पहली बार दिया गया स्टेटमेंट है, इससे पहले भी कई और लोगों ने कई अलग अलग मौकों पर ये बात की है। लेकिन अनलेस की कोई पार्लियामेंटेरियन ये बात बोल रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में है, तो फिर क्यों इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है? लेकिन सवाल फिर इस बात पर भी उठेगा, बाबा बेशक ये कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, बेशक वो ये कह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली लोगों के बीच क्या मैसेज है ये तो पूरा देश जानता है। बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेता बाबा के मंच पर पहुंचते हैं, इससे पहले भी गए थे, रविशंकर प्रसाद भी गए थे, और भी कई नाम होंगे इस सूची में, अभी हम लगातार आगे दिखाएंगे भी। तो फिर इनडायरेक्टली तो बीजेपी नतमस्तक है ही ना बागेश्वर बाबा के श्री चरणों में। हाँ मीनाक्षी, देखिए जहाँ तक बागेश्वर धाम के सामने तो हम सब लोग नतमस्तक हैं, और बागेश्वर बाबा वहाँ के बाबा है तो उनको भी प्रणाम। बात आती है कि देश जो है ना वो संतों का देश है, चोर उचक्कों को तो कभी किसी ने प्रणाम किया नहीं। बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को अगर ठीक से पढ़ लेते तो इस तरह की बकवास और बेहुदगी भरी बातें नहीं होती। जितना अधिकार मीनाक्षी जी को है अपने ओपिनियन को रखने का, उतना ही अधिकार राजीव पांडे को और उतना ही बागेश्वर बाबा को भी है। बागेश्वर बाबा, कोई व्यक्ति पूरे देश में आज एक आंदोलन चला सकता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, इसमें कोई लीगल बात नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से हुआ जाए। मान लीजिए, जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं मीनाक्षी जी, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं सुप्रीम कोर्ट का, क्या इस देश में मीनाक्षी जी के पास 400 सांसद आ जाए और मीनाक्षी जी ने तय किया इस देश को हिंदू राष्ट्र कर देंगे, तो क्या कोई रोक सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस। दूसरी बात, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को किसने छिन्न भिन्न किया? किसने प्रियम्बल जैसे परम श्रद्धा का जो वस्तु है, जो आत्मा है भारत के संविधान को, उसके साथ छेड़छाड़ किसने किया? किसने प्रियम्बल में सेकुलर नाम का वर्ड जोड़ दिया? क्यों जोड़ दिया? तब तो ये लोग कुछ नहीं बोले। मैं आज एक बात बताता हूं, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को समझने के लिए बाबा साहब जो चाहते थे, अगर वो हुआ होता तो आज हमारा देश बहुत ही अच्छा होता, आज इस परिस्थिति में उससे बहुत आगे होते। लेकिन कांग्रेसियों ने कभी बाबा साहब की बात सुनी नहीं। संविधान बनने के बाद 2 बार वो चुनाव लड़े, दोनों बार हारे। आज ये विषय नहीं है। देखिए, मैं एक बात बताता हूं, संविधान का नाम लेकर के जिनको संविधान की समझ नहीं हो, संविधान पर आजकल बात करते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि संविधान की 4 बातें वो नहीं बता पाएंगे। मेरा क्या कहना है मीनाक्षी जी, जो आपका सवाल है कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात को रखने का, और फाइनली मीनाक्षी जी तय कौन करेगी? जनता तय करेगी। चुनाव होता है ना हमारे यहाँ, अभी आपने देखा कि चुनाव हुआ हर जगह,
जनता जिसको समर्थन करेगी वो होगी बात। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई भी बागेश्वर बाबा जैसे लोग जब वो समाज में जाकर के हिंदू को समरसता और एकता की बात करते हैं, तो ये जो जातिवादी लोग हैं जिनकी पूरी राजनीति जाति के कारण चलती है, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। अब वो दुखी हो जाते हैं। आप देखिए बागेश्वर बाबा के कल मैं एक रैली की फोटोग्राफ्स देख रहा था। बिहार में है किसी नेता में कि सर्व समाज के इतने लोग एक साथ आकर के सामने बैठे हैं। उनकी एक गलत, मैंने जानबूझ करके आपके शो पर आने से पहले मैंने उनका भाषण सुना। उनकी इच्छा है, और बागेश्वर बाबा में तो कांग्रेस के लोग भी जाते हैं। आपने कमलनाथ जी तो उनके साथ नतमस्तक है। देश में बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे जो योग गुरु स्वामी रामदेव जी हैं, उनके मंच पे बहुत सारे लोग जाते हैं। देखिए, देश ऋषि मुनियों का देश है, चोर उचक्कों का नहीं है। और जो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि बाबा कौन करेगा, तो जो लोग कन्विक्टेड हैं, चार्जशीटेड हैं, मतलब ऐसे लोगों को कोई कहता है बिहार किसी के बाप का नहीं है, तो बिहार किसके बाप का है? बिहार किसी के बाप का नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपके बाप का भी नहीं है ना। आपके बाप का है क्या बिहार? बिहार के लोगों का है। किसी के बाप को ले आना, क्योंकि क्या है ना, शिक्षा और संस्कार ये सब तो मिलता नहीं है। तो उसमें आप बोलते रहिए। अगर आपका कोई और सवाल है तो मुझसे पूछिए। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे, कांग्रेस पार्टी किस नजर से देख रही है इस पूरे इशू को इस वक्त, जो बीजेपी और आरजेडी के बीच में प्रमुख रूप से दिखाई दे रहा है? ये देखिए, इसमें कुछ ऐसा मामला है नहीं है। वो आए, धर्म का प्रचार करें, सनातन धर्म का प्रचार करें, लेकिन टाइमिंग पे इशू आती है। जरूर हम लोग बात करते हैं इन बातों पे, लेकिन ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उन्हें यहाँ पर बिहार में आने पे सबसे पहले सरकारी डिप्टी सीएम के सरकारी आवास पे वो आते हैं, स्वागत करते हैं वो लोग, तमाम लोग। तो ये चीज समझने में किसी को परेशानी नहीं हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ये ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक राजनीति के लिए लाया गया एक सिगुफा है। बाकी बागेश्वर बाबा हनुमान कथा कहे, हम लोग भी सुनेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हम लोगों को। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अगर इस तरीके की बातें करें, हिंदू राष्ट्र और फलान ढेकान, तो जाके दिल्ली में मोदी जी उनका बड़ी बात सुनते हैं। मोदी जी के यहाँ जाके मांग करें, उस मांग में जितने समर्थक हो उनको लेके वो जाए। बिहार से ही इसका बिगुल फूकने की क्या जरूरत है? बिहार में ऐसी बातें कहने की क्या जरूरत है? मोदी जी आपके भक्त हैं ही, मोदी जी सुन लेंगे आपकी बातों को। और बाबा प्रतापी हैं, उनका माया बहुत दूर दूर तक है, उनकी लीला अपरंपार है। तो मोदी जी सुन ले उनकी बातों को और मोदी जी उसे लागू कर ले, मोदी जी उसको समझ ले कि क्या करना है। बिहार में आके चिल्लाने से, बोलने से क्या फर्क पड़ता है? और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से आगवानी कर रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि कौन लाया है, किसके व्यवस्था पे आए हैं और किन एजेंडों पे आए हैं। और आज बिहार में उससे ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे डिस्कशन नहीं हो रहा। तो ये नैरेटिव जो मीडिया में भी सेट किया जा रहा है बाबा बागेश्वर धाम के बात को लेके, वो पूरी तरीके से बिहार की जनता इत्तेफाक नहीं रहती है। हमारे यहाँ धर्म गुरु आए, किसी भी धर्म के आए, वो अपना धर्म का प्रचार करें, अच्छी बातें सिखाएं। राजीव जी, उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाना है ना आपको। प्रधानमंत्री के साथ तो आपकी कई मुलाकातें हुई हैं। अभी तो खुद प्रधानमंत्री आपके कार्यक्रम में आए थे, जहां पर आपने कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और खुद प्रधानमंत्री मंच पर बैठे थे। तो डायरेक्टली अपना एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी के हाथों में थमा दें एंड मूव ऑन विद इट, उसके बाद आगे बढ़िए। वो सही बात है, उस तरह से प्रॉपर चैनल के थ्रू क्यों नहीं जा रहे हैं? जो जहां से काम होना है, इतनी बड़ी इच्छा है, इतना बड़ा ये हिंदू धर्म के लिए उनका अगर योगदान होगा कि चलिए हिंदू राष्ट्र बना देते हैं भारत को, तो फिर सही चैनल से जाएं ना, सही रास्ते से जाएं। राष्ट्रपति जी से मुलाकात करें, प्रधानमंत्री जी से करें और गो हेड ग्रीन सिग्नल दिलवा दें। इसमें क्या दिक्कत है? मीनाक्षी जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, एंटी डेमोक्रेटिक बात कर रहे हैं। मैं उनकी बात को, तो पांडे जी की बात को मैं ज्यादा नहीं सीरियसली, आप जैसे विद्वान जर्नलिस्ट से मुझे अपेक्षा नहीं है। डेमोक्रेसी में, समाज में जब कोई बात तय कर लेता है समाज, तो नेताओं को हार करके वो काम करना पड़ता है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं है कि हमको भारतीय हिंदू राष्ट्र बनाना है, न जदयू के एजेंडे में है। हमारी दोनों पार्टियों की बात आप कर रहे हैं ना, बिहार में हम दोनों के एजेंडे में नहीं है। मेरी बात क्या कहना है कि जो प्रोसेस होता है ना डेमोक्रेसी में, नीचे से ऊपर आता है। जब देश में आंदोलन हुआ जेपी का, तो कांग्रेस सरकार इमरजेंसी से भी भाग करके इमरजेंसी हटाना पड़ा। जब देश में राम मंदिर आंदोलन हुआ, तो राम मंदिर के आंदोलन में कई नेता उड़ गए हवा में। अगर आज किसी भी दिन में जब जनता अगर तय करेगी, जो वो होगा मीनाक्षी जी,
और मैंने आपको कहा, सुनील जी से सवाल था, सुनील जी की आवाज नहीं आई थी, कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के एजेंडे में हिंदू राष्ट्र लाना अभी नहीं है हमारे मैनिफेस्टो में। और इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ पढ़िए, उसमें जो लिखा होता है वो हम जरूर करते हैं। अगर ये लोग नहीं, ये बड़ी चाहते हैं अच्छी कि हम बात उसको आपने एजेंडा बोली। में ले आए। आपने जी। डेमोक्रेसी को लेकर बड़ी अच्छी बात बोली कि नीचे से ऊपर चीजें जाती हैं, तो पहले जनता से बात करेंगे। तो किसानों के लिए 3 बिल लाते हुए तो आप लोगों ने किसानों से बात नहीं की थी। नहीं वो तो नहीं, बैठ अब गए थे फिर धरने पर, आंदोलन आप पर। कहीं और चले उनसे गए। बात करना तो मैंने नहीं, क्या कहा? अन्नदाता को नहीं। आपके बड़े से बड़े नेता बैठकर खालिस्तानी बोल देते हैं, आतंकवादी बोल देते हैं। किसी ने नहीं और बोला, उनको, गलत बात। जो लोग आपके खिलाफ आंदोलन पर बैठ गए, मीनाक्षी जी, उनको आपने आप एक बता बात देते कही, मैंने हैं उसका कि जवाब नहीं, आपको किसानों के लिए बताया। कानून बन रहा है, बिल लेकिन पे मैं किसानों आपको से जवाब बात ले नहीं लीजिए, होगी। फिर नहीं जवाब ले अरे, लीजिए, पर नहीं बात तो गलत। पूरी तो सुन लीजिए ना, लेट मी फिनिश। नहीं आप मुझे ज्ञान किसानों मत के लिए दीजिए ना, आप आपने मुझसे कानून सवाल बनाया, पूछिए। ज्ञान देने के लेकिन लिए उनसे आपके पास डिस्कशन चैनल है, नहीं चलाते रहिए हुई, ज्ञान। उनसे बात नहीं हुई। नहीं और अगर वो आंदोलन नहीं, पे बैठे क्या तो बात वो है? आपके लिए खालिस्तानी और आतंकवादी बन नहीं, गए, बड़े बड़े ना नेताओं के लिए। बिल्कुल बताइए कितने बिल्कुल नेताओं के खालिश। बयान गिनवाऊं आपको, कितने नहीं नहीं, नेताओं के बिल्कुल बयान मैं इस गिनवाऊं बात, जिन्होंने किसानों को खालिस्तानी बोला है, बिल- आतंकवादी बोला है, सवाल ही अराजक पैदा नहीं तत्व बोला होता है? है। बताइए। किसी भी किसान को भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता, पहले इस बात को मैं मानता नहीं, इसको छोड़िए। चलिए आज पहले जहां तक इधर आपको लिस्ट निकालिए। चलिए नहीं, ठीक है, जरा मैं सुनिए, मैं वेट कर रही आपने थी कि आप ऐसी ये गलत बात बात बोले। की ना, नहीं, मैं आपको मैं आपको कैटेगोरिकली एक लिस्ट जनरल दिखाऊंगी प्रोसेस बता कि रहा हूँ, आपके आपको कितने समझ में बड़े नहीं आ बड़े रहा। चेहरों ने किसानों के लिए गलत बयानी की है। मैं वो सारी लिस्ट दिखाऊंगी आपको, सारी की सारी लिस्ट वो लिस्ट दिखाऊंगी आप आपको। निकालिए। मेरा क्या कहना है ना, आपने एक सवाल पूछा, मैंने आपको बता दिया कि प्रोसेस जहां तक किसान के लिए जो कानून बना उसमें भी बात हुई, हम नहीं पहुंचा पाए तो हमने वापस ले लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम फिर बात करेंगे, बहुत लोग अभी भी डिमांड कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि 2 प्रकार से बनता है। अभी आपने कहा कि मोदी जी से बात कर लेंगे। मोदी जी से अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी की डिमांड में है ही नहीं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये एक संत की वाणी है, संत लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन कोई भी काम डेमोक्रेसी में जब जनता का दबाव पड़ता है मीनाक्षी जी, तो बड़े बड़े नेताओं को झुकना पड़ता है। मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। जहां तक बात है ठीक बागा है। बाबा बागेश्वर की बात कर रहे हैं आप, इनका घर में पांडे जी को बहुत दिक्कत है कि डिप्टी सीएम के यहाँ चले गए। इनको भी बुलाना चाहिए अपने घर पे, वो चले जाएंगे। कांग्रेस के तो किसी ठीक नेता है। ने बुलाया नहीं। ठीक है डॉक्टर सुनील सिंह जी, मैंने आपसे सवाल उस समय ये पूछा था, पता नहीं आपको मेरी आवाज मिली या नहीं मिली, लेकिन जेडीयू का स्टैंड क्या होगा? मतलब वैसे तो ठीक है आप साथ में हैं, गठबंधन में है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र की जब बात हो रही है तो क्या जेडीयू भी इस पर खुलकर साथ देगी बीजेपी का? देखिए, मैं तो जेडीयू का प्रवक्ता नहीं हूं मीनाक्षी जी, मगर राजनीतिक विश्लेषक पर मैं के आपकी रूप राय में, और मैंने जेडीयू में, आपका opinion पूछ रही हूँ। हाँ, जेडीयू में मैंने काफी दिनों तक काम किया, 15 वर्ष तक मैं प्रवक्ता था। तो मैं जेडीयू का स्टैंड, देखिए, जेडीयू संविधान से चलती है और संविधान में सेकुलर शब्द अंकित है, कि धर्मनिरपेक्ष शब्द अंकित है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो कौन सा धर्म अपनाता है, किस धर्म का प्रचार करता है, स्वतंत्र है अपनाने के लिए। और आज के दिन में हिंदू राष्ट्र का कोई एजेंडा जेडीयू के संविधान में, उनके फलसफा में, फिलॉसफी में नहीं है। अब जा गई बात को कि ये बात उठी कहां से, बात उठी बागेश्वर बाबा से। तो देखिए, बागेश्वर बाबा एक संत हैं और संत को अपने धर्म का प्रचार करने का पूरी तरह से नैतिक और संवैधानिक अधिकार है, और हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि कौन उनका फॉलो करे, कौन उनका फॉलो ना करे। अब वो अपने प्रचार में कुछ अति उत्साह में उनकी अपनी आकांक्षा को बोलकर कुछ बोल देते हैं, तो उनका वो निजी विचार है। जो कोई व्यक्ति जाते हैं वो धार्मिक आस्था के रूप में जाते हैं, और आस्था के प्रश्न को राजनीति से जोड़ना कतई उचित नहीं है। राजनीति से जोड़ने का एक ही कारण होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई इधर में अगर करेंगे तो एक हम वर्ग विशेष को खुश करेंगे। देखिए, वर्ग विशेष का अपना उनका अपना धर्म है, वो अपने धर्म को माने, कोई व्यक्ति ये धर्म को माने। संविधान सबको स्वतंत्रता की आजादी देता है, और इस चीजों को बहुत राजनीतिकरण करना ही मेरी समझ से मौलिक रूप से उचित नहीं है। ठीक है। संजीव मिश्रा जी, देखिए अभी जो बात यहाँ पर डॉक्टर सुनील सिंह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आस्था के मामले में राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए इसी देश का सच फिर ये भी है ना कि यहाँ पर धर्म पर राजनीति होती है और राजनीति का अपना अलग धर्म है। अगर आप उस लिहाज से देखे जाए, बीते 70 सालों का भी इतिहास देख लें तो किसी से छिपा नहीं है। बागेश्वर बाबा का बिहार में होना, वहां पर कार्यक्रम करना, वहां उनकी कथा में लाखों की संख्या में लोगों का उमड़ना, आखिरी दिन तो बल्कि हाल ये हो गया कि कथा बीच में रोकनी पड़ी, इतनी भीड़ आ गई। हाँ। चुनावी माहौल देखिए, ये कथा क्या रंग दिखाएगी? देखिए, राजनेताओं के साथ एक संकट होता है हमेशा से कि वो अपने से लोकप्रिय किसी को देख नहीं पाते हैं। बहुत घटना में कुछ पुराने लोगों को याद होगी कि दिल्ली में एक आंदोलन हुआ, संतों का आंदोलन हुआ। एक सरकार दिल्ली में थी, बहुत वर्ष पहले की बात है, 50 साल हो गए होंगे, 40-45 साल हो गए होंगे।
और वहां पर संतों पर गोलियां चल गई, हत्या हुई, और उस संत ने बाद में वहां पे संकल्प लिया कि मैं ये सरकार गिरा के मानूंगा, फिर वो सरकार गिरी, ब्ला ब्ला ब्ला। तब भी संतों से संकट था, कुछ सरकारों को अभी भी संकट है। एक तो ये हिस्सा इस देश का है, और जब संत आपके समर्थक में होते हैं, बिल्कुल अभी सही उदाहरण दिया एक किसी साथी ने कि भाई अभी तो इन्हीं बागेश्वर बाबा के साथ कमलनाथ घूम रहे थे, उससे तो कमल बीजेपी वो जीत तो नहीं गई मध्य प्रदेश में कांग्रेस, जबकि उन्होंने साफ कहा था मेरे रिश्ते अलग हैं। एक मिनट राजीव जी, आप भी हम भी, है ना, तो वो सीधे जीत गए, उससे कुछ नहीं हुआ। उसी चुनाव में बागेश्वर बाबा ने मध्य प्रदेश में भी उतनी हिंदू राष्ट्र की बात कही थी। बागेश्वर धाम के जो युवा बाबा हैं, इन्होंने वहां भी कही थी। मैं 1 साल पुरानी एक कटिंग देख रहा था अभी मैं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो ये तो तय बात है कि जब बातें होंगी तो इस तरह की बातें, और संत अपनी बात कहेगा। लेकिन खास बात ये लोकतंत्र का परिणाम है और हमारे संविधान की ताकत है कि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि मंच से बागेश्वर बाबा ने कल एक बात और कही है, उनका भाषण सुनिए आप में से अगर जो लोगों ने सुना होगा, कि मैं एक हाथ में संविधान और एक हाथ में हनुमान रखता हूं। मैं एग्जैक्ट उनके वाक्य पढ़ के सुना दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में श्री राम और हनुमान रहते हैं। तो अगर बाबा बागेश्वर विवश है ये कहने के लिए, मैं विवश शब्द पर आपत्ति मत करें उनके समर्थक, लेकिन ये संविधान की ताकत है, ये डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की ताकत है कि एक हाथ में गीता है या एक हाथ में हनुमान चालीसा है या एक हाथ में रामायण है तो एक हाथ में संविधान है। तो हमें उससे संतुष्ट होना चाहिए, हमें अनावश्यक विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये लोग भूल जाते हैं कि आप जब हिंदू राष्ट्र के उस विषय को उस सभा में खत्म हो जाता, 4 अखबारों में छप के खत्म हो जाता, जैसे इसका विरोध किया राष्ट्रीय जनता दल ने, ये विषय मीनाक्षी जी की डिबेट का हिस्सा है, तमाम चैनलों की डिबेट का हिस्सा है, नेशनल हिस्सा है, और जो लोग नहीं भी उस पर अपनी बात कहना चाह रहे थे वो मजबूर हो गए कहने को कि भाई हिंदू राष्ट्र का भी एक इश्यू है, क्योंकि भाजपा खुल के कह रही मेरा विषय नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है दोनों पक्ष, ये विषय इस बार मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जिस पक्ष की ये बात कर, अच्छा उप मुख्यमंत्री क्या जाना कौन सी बड़ी बात है, अभी एक कवि के घर में शादी हुई, पूरा देश इकट्ठा हो गया, और जिस पार्टी से वो निकले थे वही उनके प्रति वो लोग नहीं इकट्ठे हुए, ठीक है, अब उसमें विवाद हो रहा है। तो भाई ये सबके व्यक्तिगत रिश्ते हैं, इसमें क्या, किसी को याद नहीं कि जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी कौन कौन संत जाते थे प्रधानमंत्री आवास पर, किसको नहीं याद है? तो क्या वो संत वो प्रधानमंत्री आवास अछूता हो गया था? जाते थे संत, प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी, तो सबको पता है जाते थे। किसको किस्सा नहीं पता है कि जब आदि शंकराचार्यों का विवाद हुआ और जब कितने संकट आए और किन किन नेताओं क्या कांग्रेस पोषित शंकराचार्य नहीं थे कि भाजपा पोषित शंकराचार्य नहीं है? भाजपा वाले ये भी नहीं कहे, निश्चित रूप से भाजपा ने शंकराचार्य खड़े किए पहले, ये भी सबको पता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये अगर शंकराचार्य राजनीति करने को आपस में तैयार है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज कराती है, तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि इस विषय पर जितना विपक्ष तिल मिलाएगा तो लगेगा कि आपका कुछ जा रहा है। दूसरा, विपक्ष को लगता है यार हिंदू जैसे वहां 80 हुआ जा रहा है, जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा ना 80-20 की लड़ाई है, तो 80-20 सब जगह चलने लगता है फिर तुरंत। 20 के चक्कर में जैसे केजरीवाल को दिल्ली में नुकसान हुआ, 20 मैनेज करने के चक्कर में जैसे यूपी में अखिलेश को नुकसान हुआ, वैसे ही राजद वालों को भी नुकसान हो जाने का डर है। तो मुझे लगता है इस पर सोचना चाहिए। और जहां तक ये हिंदू राष्ट्र की बात है तो ये पुराने समय से चली आ रही, बहुत वर्षों से कही जा रही बात है। ओके, लेकिन राकेश जी मैं चाहूंगी फटाफट आप एक बार रिस्पॉन्ड करें। संजीव जी ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर उठाए कि देखिए कई जो बात मैंने शुरू में आपसे कही थी, कई बार इससे पहले ऐसे बयान हुए हैं, इससे पहले कई लोगों ने हिंदू राष्ट्र की बात की है, बात हुई आकर चली भी जाती है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, क्या जरूरत थी? शांति से भी बैठ सकते थे, बात खत्म हो जाती, कोई बात ही नहीं बनती। नहीं, निश्चित तौर पे देश हमारे बीजेपी के महोदय ने कहा, राजीव भाई ने, कि बाबाओं का देश है। इस देश में आसाराम जैसे भी बाबा रहे हैं और स्वामी चिन्मयानंद जैसे बाबा भी रहे हैं, सबको पता है। इस देश बहुत पुराना इतिहास में नहीं खदेड़ रहा हूँ। और रही बात जब धार्मिक आस्था, धार्मिक उन्माद को लोग आधार बनाएंगे, तो आपने स्पेसिफिकली सिर्फ 2 ही बाबाओं का नाम लिया। मुझे खुशी होती अगर आप स्वामी विवेकानंद का नाम भी लेते, मुझे खुशी होती अगर आप रामकृष्ण परमहंस जी का भी नाम लेते। तो जब संतों की परंपरा की बात हम करेंगे ना, तो ये जो लंबी जो ये बड़ी लेगेसी है ना, ये लेगेसी बहुत बड़ी है। ऐसे 2-4 नामों को छोड़ दिया जाएगा। मेरा उदाहरण देने का अर्थ सिर्फ ये था कि बाबाओं में कई प्रकार के बाबा रहे हैं, तो सभी बाबाओं को एक श्रेणी में हम नहीं रख सकते हैं। और मेरे पास ऐसे बाबाओं की पूरी लंबी लिस्ट है, आप इतना समय नहीं दे पाएंगे एक प्रवक्ता को बोलने का। तो बाबाओं की श्रेणी में पूरा देश बाबाओं का, इस देश में किस किस प्रकार के बाबा रहे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं रहा है। अगर आज बात करनी हो स्वामी आप बागेश्वर बाबा को, तो बिहार में 25 करोड़ की डकैती हुई है, उस पर जरा प्रतिक्रिया देके बताए। यहाँ की बेरोजगारी और पलायन के ऊपर बात करके बताए, कृषि के ऊपर बात करके बताए, स्वास्थ्य के ऊपर बात करके बताए। अगर आपको कुछ करना ही है
तो हिंदुस्तान में दो तरह का हिंदुस्तान जी रहा आज की तारीख में, उसको एक करने की बात आप करें। एक तो पैसे वाला का हिंदुस्तान है, एक गरीब देशों का हिंदुस्तान है। ये हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं। 3000 साल तक इन्होंने जिस 90% आबादी को वंचित रखा जिन सुविधाओं से, आज वो हिंदू को एक करने की बात कर रहे हैं। आपका इतिहास आपसे छुपा हुआ नहीं है, हम लोग भी पढ़ के आए हैं। आप जो है आप देखें हिस्ट्री में, जो आप पढ़ के देखें और आपको पता चलेगा कि किस तरह का शोषण इस देश के लोगों ने झेला है। एक धर्मगुरु रोजगार बेरोजगारी पर भी बोले। मुझे लग रहा है यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच आउट ऑफ अ पर्सन जो कि धर्म के विषयों पर बोलते हैं, कथा करते हैं। मुझे लग रहा है वो आप थोड़ा सा उनसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। ये बात तो फिर नीति निर्माताओं से और जो सत्ता में है उनसे ज्यादा प्रमुखता से ये सवाल होने चाहिए। राजीव जी, देखिए मीनाक्षी जी, बाबा तुलसी को मैं याद करते हुए एक लाइन बोलना चाहता हूँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे इतनी तैसी। जब मैं बाबाओं की बात करता हूं तो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद और तुलसी बाबा याद आते हैं। मैं जिस इलाके से बिहार से आता हूं वहां बाबा नागार्जुन याद आते हैं, जबकि वो हमारी विचारधारा के नहीं थे। लेकिन आरजेडी के लोगों से आप बात करेंगे तो उनको जो नाम लेते हैं वो बाबा याद आते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है कि राजनीति में बाबा बागेश्वर जी ने क्लियरली कहा है कि मैं किसी भी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको याद होगा कि किस प्रकार से लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट डालने के लिए किस प्रकार से जामा मस्जिद के इमाम से स्टेटमेंट लेते थे कि आप इनसे स्टेटमेंट। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यही हुई, इन सब लोगों की दुकान बंद हो गई है जो फतवा जारी करते थे। और ये फतवा के जो वोटर है ना, मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, अभी चुनाव बहुत दूर है। पिछली बार एक मैं चैनल पर था तो उन्होंने कहा केवल 0.30 का डिफरेंस, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक और कौन था, वो कौन आजकल हमारे साथ है। 11% का वोट था एलजेपी का, वो आज हमारे साथ है। 30 सीट से आगे आरजेडी नहीं जा रही है चुनाव में। और अगर बाबा को गाली ज्यादा दी है तो 20 के नीचे आ जाएंगे। जो हालत हुई महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों की, बाबा को अपना काम करने दीजिए भाई, उनको अपना जो कर रहे हैं वो जाते हैं। लोगों इतनी भीड़ आ रही है, मैं मीनाक्षी जी क्या बताऊं, बिहार से जहां जहां वो गए हैं, आरा में जो उनकी भीड़ आई है ना, किसी भी बड़े नेताओं में उतनी भीड़ नहीं है जितनी बाबा को लोग सुनने आ रहे हैं। अब इन भीड़ से इनको प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा, सुनील जी यहाँ पर हमारे सीनियर हैं, मैं उनके साथ पहले भी कई बार डिबेट में, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं भाई, जितना अधिकार मुझे अपनी बात रखने का है उतना ही अधिकार बाबा को भी है। और बाबा हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर सकते हैं। जहां तक राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे में नहीं है, हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, न जदयू हमारे अलायंस पार्टनर के मैनिफेस्टो में है। और ये लोग जितना गाली देंगे, देखिए कुछ हमारे जो विपक्षी लोग हैं, एक लाइन और बोलूंगा, उन्होंने कहा कि बिहार में आज स्थिति ऐसे है, कितना शोषण हुआ, हमारे ऊपर दमन हुआ। अभी हमारे राकेश भाई कह रहे थे जो आरजेडी से है, तो इनको गाली देना चाहिए पांडे जी को बैठ करके। 2005 से पहले लालू जी, जगन्नाथ मिश्र से लेकर के और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का ही सरकार रहा। 2005 के बाद बिहार में कोई भी अंधा भी जाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि बिहार के डेवलपमेंट दो भागों में, 2005 के बाद, 2005 के पहले। तो जो लोग इनको मारते थे, लूटते थे, इनको दबाते थे, उन्हीं के गोदी में आजकल बैठे हुए हैं। धन्यवाद। ठीक है राकेश जी, बोलिए। 2005 से पहले की बिहार की बात आप कर रहे हैं। आप 20 साल आप शासन में हैं, आप अपना आईना दिखा दीजिए, आप 20 साल में आपने क्या विकास मैं दिखा देता हूँ, मैं बात कर देता हूँ। अगर आप कहें तो मैं बताऊं कि बिहार में क्या बदलाव हुआ। 15 साल मैं बता देता बात है। हूं, मुझे 10 साल हमारे नेता तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में जो लाइन खींची है, वो पूरे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी की सरकार थी। और आपने जवाब पूछा, मैं जवाब ले लूं। मीनाक्षी जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं बताऊं तो बिहार में क्या बदला। जो बात राकेश जी कंप्लीट करने के बाद राजीव जी आप वो बात बिपिन चंद्रा की किताब करती है। आप पढ़े मॉडर्न हिस्ट्री को तो आपको पता चलेगा कि क्या शोषण और क्या दमन की राजनीति आप लोगों ने की है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरा ये स्पष्ट कहना है, यदि बाबा को देश की नीति के, मेरा कहने का बिल्कुल आप लोगों ने किया। मेरा ये कहना है कि बाबा को अगर देश की नीति के निर्माण में देश किस तरह समृद्ध होगा, किस तरह स्थापित होगा, उस दिशा में आप यदि कोई बयान नहीं दे सकते हैं तो आपको ऐसे विवादित बयानों से दूर रखना चाहिए। आज आप अगर सनातन के प्रचारक हैं तो आप कह रहे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कल को कोई मुस्लिम बाबा आ जाए वो कहते मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, कल को कोई ईसाई बाबा आ जाए वो कहते ईसाई राष्ट्र बनना चाहिए। क्या इससे हमारे भारत का विकास होगा? ठीक है स्नेहा। भारतीय झूठा पार्टी ऐसे ही नहीं बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या प्रवक्ताओं को। दिक्कत यह है कि कोई जमीनी हकीकत मालूम नहीं है कि आरा में आए हैं कि गोपालगंज में आए हैं। कुछ भी बोल दीजिए कि मैं बिहार से हूं और मैं बिहार की बात बता रहा हूं।
जमीनी हकीकत मालूम नहीं है कि गोपालगंज में आया है कि आरा में बोल गए। उसके बाद बोल गए कि कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खालिस्तानी नहीं बोला है। उषा ठाकुर मंत्री मध्य प्रदेश, सत्यदेव पचौरी अब पूर्व हो गए हैं कानपुर के सांसद, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, उसके अलावे राणा देव दानवे, उसके अलावे कितने नाम गिना दूं, कितने केंद्रीय मंत्री और कितने मंत्रियों का नाम गिनवा दूं जिन्होंने कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी है किसान। सही बात है कि क्योंकि इनमें प्राथमिकता ही मिलती है, जो वरीयता मिलती है कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा वो सबसे बड़े पोस्ट पे बैठेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बोलते हैं, बिहार में ही बोलते हैं कि उन्हीं को पद मिलता है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। तो दिक्कत यह है कि जमीनी हकीकत तो कुछ मालूम है नहीं, आके बैठ जाना है कि बिहार से हूं मैं, बिहार की बात बताऊंगा, बिहार का दर्द बताऊंगा। बिहार का दर्द बताते हैं तो पलायन की संख्या बताइए ना कि कितना रजिस्टर्ड है, कितने लोग जाके बाहर काम कर रहे हैं, उस पर आइए ना बात कीजिए। हर साल कितना आंकड़ा बढ़ रहा है। सड़क बना देने पे अगर कहिएगा कि विकास हो गया तो सड़क बनाना आपकी जरूरत और मजबूरी है, लेकिन सड़क बना देने के बाद सड़क के किनारे आप क्या फुटपाथ पर दुकान लगवाने वाले, रोजगार बतियाने वाले बात आप लोग करेंगे। और एक और चीज मैं बोलूंगा मीनाक्षी जी, पूरी तन्मयता के साथ और धैर्य के साथ, कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बातें कहने लगते हैं। क्या देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो ये अराजकता है या नहीं है, इस बात को समझना होगा। बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द हम लोग जब जोड़ते हैं कांग्रेस के लोग, तो इस देश में धर्मनिरपेक्षता की बात होनी चाहिए। लेकिन लोग आते हैं, एजेंडा सेट है भारतीय जनता पार्टी का, और भाजपा के ही प्रवक्ता ने कह दिया बड़ी साफगोई से कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भैया प्रैक्टिकल हो जाओ अब से भी। ठीक है केशव जी, अगर जात पर राजनीति हो सकती है तो राजनीति होगी, और बीजेपी ने करके दिखाया है। बैक टू बैक 3 बार हरियाणा की सत्ता में वापस आए हैं, प्रदेश में भी वापस आए हैं, यूपी की सत्ता में उनकी वापसी हुई है, केंद्र की सत्ता में तीसरी बार है। तो जात पर राजनीति है, धर्म की भी राजनीति होगी। राजनीति में तमाम चीजें हैं, धर्म उससे कैसे रख सकता है। दूसरी बात, बीजेपी का इकोसिस्टम, और बात को करना होगा। बाबा बागेश्वर भी इकोसिस्टम छोटी सी जगह कहीं रखते हैं। राजीव जी खुद ही कह रहे थे कि जब मांग, अब सवाल है कि ये ग्राउंड पे जाके क्यों कह रहे हैं, सीधा प्रधानमंत्री को बोल दे बागेश्वर बाबा बहुत मित्रता है और हो जाएगा। ऑर्डिनेंस लाने देंगे, ऑर्डिनेंस लाके तो नहीं होगा ना। तो जब माहौल बनाने की जिम्मेदारी किसी और की होती है, जब माहौल बनता है तब चीजें फिर आके ऊपर आती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है मीनाक्षी यहाँ ये कि बाबा बागेश्वर के बयान से, उनके आह्वान से राजद तिलमिलाई है, लेकिन मुझे लगता है कि उतनी ही तिलमिलाहट जेडीयू को भी होगी। खासकर बिहार में तमाम पार्टियों के वोट बैंक हैं, बने हुए वोट बैंक हैं, और बीजेपी ने बड़ी कुशलता से उन बड़े मतदाता वर्ग में से अपना एक नियो ग्रुप क्रिएट कर लिया है। तो ये जेडीयू को भी लग रहा होगा कि शायद अभी से बढ़त प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस की जहां तक बात की जाए, अगर मैं बिहार को सही से समझ पाता हूं तो कांग्रेस को खोने के लिए कुछ है नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि बिहार में जो उनके अब सीनियर अलायंस पार्टनर हो गए हैं लालू जी, उनको कोई जमीन वापस देंगे। आप देखिए, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को पूर्णिया की सीट दी जाने की बात थी, पप्पू यादव को वहां से कांग्रेस के टिकट पर उतारने की बात थी। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय भी कर लिया था कांग्रेस में, उनको वहां से टिकट ही नहीं मिला। कन्हैया कुमार उनके एक तेजस्वी वक्ता हैं कांग्रेस के, बेगूसराय से उन्हें उतारने की बात थी, उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। ये सब ऐसे ही नहीं होता है। ठीक है, दो बड़ी बातें जो संजीव जी ने थोड़ी देर पहले बोली थी और केशव जी ने बोली है, इन 2 पॉइंट के साथ सुनील जी आपका जवाब मैं चाहूंगी। देखिए, संजीव जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पूछा है कि जब बाबा लोग आते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत नेताओं को भी हो जाती है, लाइमलाइट थोड़ी सी माइनस हो जाती है, लाइमलाइट थोड़ी कम पड़ जाती है। अंग्रेजी में एक फ्रेज हम लोग बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो एक तो हो गया ये पॉइंट। दूसरा जिस बात कर सकते केशव भी अभी कर रहे थे कि कांग्रेस से ज्यादा चिंता में जेडीयू है, क्योंकि लग ये रहा है कि बीजेपी अगर ज्यादा हिस्सा ले गई तो भविष्य संकट में पड़ जाएगा, अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, पार्टी काफी हद तक पड़ ही चुका है। देखिए, आज के दिन में तो भाजपा में एक एकता के साथ काम कर रहा है, और थोड़ी बहुत दिक्कतें घटक दलों में होती हैं, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। और जहां तक बागेश्वर बाबा को लेके राजनीतिज्ञों में फोमो का बात है,
उससे ज्यादा ये बात है ना कि भाई लोग सोचते हैं विपक्ष के नेता कि अगर हम बागेश्वर बाबा के का खिलाफ बोलेंगे तो हमको एक समुदाय विशेष का समर्थन मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। और जो लोग उनके साथ हों, कहीं भी अगर राजनीति, अगर संतों के राजनीति से मंदिर मस्जिद से वोट मिलता तो अयोध्या में भाजपा नहीं हारती। अयोध्या एक पूरे विश्व के लिए मिसाल है। वहां लोग लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं और जाते हैं। वो आस्था का प्रश्न है। आस्था को राजनीति से अलग है। ये राजनीति के लोग उसे मिलाते हैं। जनता टोटली अलग की है। जो लोग अयोध्या गए हैं, जो या कुंभ में गए हैं, वो भाजपा को वोट देंगे ऐसी बात नहीं है। मगर विपक्ष को परेशानी में आ जाती है कि जो लोग जा रहे हैं वो भाजपा को वोट देंगे। अरे आस्था एक ऐसी चीज है, एक धर्म एक ऐसी चीज है जो अपनी जगह है। इसीलिए धर्म को मैं बराबर कह रहा हूं, आस्था को कोई राजनीति से जोड़ना और बैठ के बागेश्वर बाबा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ना कि इनके खिलाफ बोलेंगे, संत के खिलाफ, तो अमुक वर्ग हमसे प्रसन्न होगा, ये वो कंफ्यूजन में है। न माया मिलेगी न राम मिलेगा, न अमुक वर्ग प्रसन्न होगा, और आप यहां से भी जो आस्था जिनका है उनका भी आपको भाजन बनेंगे। तो ये चीजों को राजनीतिकरण ना किया जाए। देखिए, विपक्ष ने जब राजनीतिकरण किया बागेश्वर बाबा का, तब ये डिबेट हुआ। डिबेट होने से भाजपा को बिना चाहे भी फायदा होगा। और ये जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, अपोज अगर संत के वाणी को करते, उनके बात को करते, एकेडमिक चीज को करते, तो एक होता, उसका शास्त्रार्थ होता। ये शास्त्रार्थ हिंदू धर्म में माना जाता है। वो सारी बातें बहुत ही आदर्श रूप में सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जमीन पर उसकी हकीकत क्या है, और जब वोट पड़ते हैं और जब चुनावी रैलियां होती हैं तो तस्वीर अलग होती है, ये आप भी जानते हैं। संजीव जी, मैं चाहूंगी इस पर एक क्लोजिंग रिमार्क्स आप दें। एक सेकंड जी। एक सेकंड, अगर ऐसी बात होती तो अयोध्या में भाजपा क्यों हारती? हमको बताइए। पूरे उत्तर प्रदेश में, पर ये बताइए ना फिर कि अयोध्या मैं कहूँगी अयोध्या भी नहीं, उसको फैजाबाद सीट के लिहाज से अगर हम देख ले, स्पेसिफिकली अयोध्या ना बोल के भी, तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि क्या सिर्फ यही कारण था कि मंदिर बनने की वजह से ऐसा नहीं है कि जीत ना मिली हो, या और भी स्थानीय फैक्टर्स थे लोगों की नाराजगी के? तो वो एक अलग विषय है। इतने संकीर्ण चश्मे में मैं फिर से कहूंगा कि संतों को अपना काम करने दिया जाए, और संत के प्रति किसी राजनीतिक को आस्था है तो वहां जाए। उसको जितना हम चर्चा करेंगे उतना ध्रुवीकरण होगा, और ध्रुवीकरण होगा तो भाजपा को फायदा होगा, और ध्रुवीकरण होगा। संजीव जी, क्लोजिंग रिमार्क्स सर। हाँ, मैंने बिल्कुल संतों की अपनी भूमिका है। तुलसीदास कह गए हैं कि जब संत भय, जो एक लाइन है, एक पंक्ति है उनकी, एक दुआ है जिसमें वो कहते हैं कि जब कोई संत डर कर चुप हो जाता है तो संकट आ जाता है। होई बेगही नाश, यहाँ तक बोल गए हैं। तो इसलिए संतों को बोलना चाहिए। संतों से बड़ी चीज मुझे अभी भी याद है, जब पल्स पोलियो अभियान चला तो सिर्फ संतों से नहीं, मैं तब मेडिकल की रिपोर्टिंग करता था, इसलिए मुझे याद है कि हम लोग मौलवियों से कहलवाते थे, उनके कोट छापते थे कि भाई सब लोग पोलियो दवा पिलाने जाओ। तो उनका हर जगह उपयोगिता है। संत इस देश के दिशा निर्देशक हैं, और संत ही नहीं, केवल सारे धर्म गुरु अच्छी बातें बोले, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये कहना कि संतों को समाज से काट देना चाहिए, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। संतों को समाज से नहीं काटा जा सकता। संत इस समाज का हिस्सा है, संत इस समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जहां तक बात किसी की भी, आपको उनकी चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप अपनी लाइन पे चलिए ना भाई। अगर उन्होंने कोई देशद्रोही बात कही हो, आप 2 उदाहरण दिए गए आसाराम और फलाने के, उन्होंने किया, उनको आज जेल में है, ठीक है। और आपने बहुत बढ़िया तर्क दिया कि स्वामी विवेकानंद को हम कम उम्र में जाने के बाद भी आज तक याद करते हैं, उनकी शिकागो वक्तृता याद आती है, हमें दयानंद सरस्वती याद आते हैं। तो ये संतों पर है कि वो अपनी लिए स्थितियां क्या बना ले जाते हैं। तो निश्चित रूप से इस देश से संत व्यवस्था को, संत प्रणाली को समाप्त नहीं किया जा सकता, और उनका सम्मान करना होगा। हाँ, ये समाज पर है कि वो संतों को एक दायरे में बांध के रखता है, और वो रखते हैं। मीनाक्षी जी, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहले तो आज आपके यहाँ की इंडिपेंडेंट वॉइस में तीनों जो वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, सुनील सिंह जी हैं, रजिता साहब है, केशव जी, मैं उनके बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। राजनीतिक बात करने से, और एक अभी चुनाव चल रहा था महाराष्ट्र में, तो बहुत सारे कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसी ही बात करते थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखिए, आपको कंपैरिजन देखना पड़ेगा। बिहार में आज आपको मैं बताऊं, बिहार में जो बदलाव हुआ है, आज 23 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी है पर डे। आप मैक्सिमम जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का कवरेज है, इंटरनेट का कवरेज है, रोड का कवरेज है। कांग्रेस पार्टी जब बात करती है तो उन्हें शर्म नहीं आती कि उनके राज में क्या स्थिति थी। जनता ने उनको ऐसा रिजेक्ट किया कि 89-90 के बाद आज तक वो सत्ता में नहीं आए, और आगे भी नहीं आएंगे।
वो कांग्रेस आरजेडी के बैसाखी से 2-4 सीट निकाल लेते हैं, बस उतनी उनकी हैसियत है। बिहार में मैंने 3 बातें आपको कही, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, पर कैपिटा डाटा कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और रोड की जो स्थिति हुई है, कम्युनिकेशन की स्थिति है जिस प्रकार से हुई है, बहुत काम करना बाकी है मीनाक्षी जी। मैं कह सकता हूं उस प्रदेश से बहुत ज्यादा माइग्रेशन भी है, क्योंकि वहां फैक्ट्री की स्थिति, वहां का जो नॉर्थ बिहार जो है पूरा आपको वो कोशी के कारण से जो होता है, या जो नेपाल से पानी आता है, उससे बहुत सारा इश्यू है, लेकिन आपको कंपैरिजन के रूप में देखना पड़ेगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बताइए 18 साल से आपकी सरकार है, बताइए अरे यार क्या काम किए हैं, और एक और क्या किए हैं, ऐसे मत बोलिए, आपके यार और दोस्त नहीं यहाँ पे इस तरीके से बात मर्यादा रखिए, इस तरीके के चयन में मर्यादा रखिए, और कम से कम आप भी बताइए कि दिल्ली बैठ के बिहार की बात कर रहे हैं, आप भी पलायन किए हुए हैं क्या बिहार से? बिहार से पलायन करके बात कर रहे हैं, इसी पे आइए, यही मुद्दा है, बिहार के मुद्दे यही है। दिल्ली में बैठ के लोग बिहार की बात करेंगे, दिल्ली में बैठ के बिहार की बात करेंगे। 18 साल से सत्ता में बैठे हुए इनके नीतीश कुमार जी, क्या मुद्दा है आपके पास? इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं यार, ये डिबेट में बैठे हैं, मर्यादा रखिए, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, मुद्दे से इतर बोले जा रहे हैं, प्रैक्टिकल इनको समझ नहीं है, थोड़ा मर्यादा रखिए, मर्यादा रख के बोलिए, मर्यादा रख के बोलिए, मर्यादा और लिहाज में बात कीजिए, डिबेट में मर्यादा और लिहाज से बात कीजिए यार, और देखिए मुझे मर्यादा रखिए। बिहार में 18 साल में आपने क्या किया है, क्या किया है? फिजूल बात कहते हैं आप लोग, फिजूल बात करते हैं, दिल्ली में बैठ के बिहार की बात करते हैं, गोपालगंज में बैठे हैं, आरा बता रहे हैं कुछ इस प्रकार के व्यक्ति को मजबूरन मुझे ऑडियो आपका डाउन करना पड़ेगा सर, प्लीज समझिए। आप अपनी बारी में सर बोल चुके हैं अपनी बात पूरी, अब प्लीज दूसरे का जवाब भी सुन लीजिए ना, मैंने आपको पूरा समय दिया था बोलने के लिए। ठीक है राजीव जी, आप प्लीज संक्षेप में कंप्लीट करिएगा सर। राजीव जी क्लोजिंग रिमार्क्स है, मैं उसके बाद कार्यक्रम खत्म करूंगी, मेरे पास 15 सेकंड है, प्लीज क्लोज करिए। मैं किसी के भी बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे एक बात कहना है, बिहार की जनता बार बार चुनाव में अपना मैंडेट दे रही है। मीनाक्षी जी, बिहार की जनता अपने चुनाव में मैंडेट दे रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने काम नहीं किया है तो हम चुनाव हार जाएंगे। यही मैं महाराष्ट्र में कह रहा था, इसी डिबेट में मैं उत्तर प्रदेश के डिबेट में कह रहा था। ठीक है, जनता देखती है कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं, आ करके जिसका कोई लेना न देना, एक जगह जमानत नहीं बचती, जिसकी पार्टी के उसके लोगों को बिठा करके शो खराब करते हैं। मैंने किसी के बीच में बोला क्या? मैं किसी के बीच में चलिए आज हमारे कार्यक्रम में ठीक है, हमारा भी प्रयास यही था कि जब सबसे बात हो रही है, ठीक है, सभी बिंदुओं पर बात हो, सभी पॉइंट्स पर बात हो। अब देखिए बागेश्वर बाबा कथा के मंच से जो बातें कह रहे हैं, क्लियर कट बात है, उस पर जो रिएक्शंस आएंगे वो रिएक्शन उनको उसको पॉलिटिकली एक हाइप देंगे ही, और उस पर डिस्कशंस भी होंगे, डिबेट भी होंगी। जब राज्य की जनता बात कर रही है तो मीडिया भी बात कर रहा है, सब जगह वो बातें आएंगी। और जहां पर इतनी भीड़ उमड़ रही है, इतने लोग जहां जिस मंच पर पहुंच रहे हैं, तो उन लोगों की बात भी जेन्युइन तरीके से होगी ही। और ऐसा नहीं है कि इस देश में ऐसा कोई कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, कथा पहली बार हो रही है, उस पर भीड़ पहली बार उमड़ रही है। लेकिन अब यहां से देखना यह है कि जब आप वोट डालने जाते हैं उस समय आपके लिए कौन सी बात मायने रखती है। धर्म एक अलग विषय है, धर्म आप फॉलो करते हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस है, उसको आप किस तरह से फॉलो करना चाहते हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन उसके साथ साथ आपके देश और समाज का निर्माण किस आधार पर होना चाहिए, इसके बारे में भी सोचने का हर फैसला हम अपने दर्शकों के बुद्धि और विवेक पर छोड़ते हैं। सभी पक्षों को आपने सुना, राय आप खुद बनाएं। थैंक यू सो मच, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।